मीडिया है हिंदुस्तान का, जो हमने अपना देखा था ना, जो अयूब खान के दौर में कहा जाता है कि 22 फैमिलीज जो हैं वो सारा कैप्चर कर ली हैं। जो इस वक्त हिंदुस्तान में भी जो दावा तो यही किया जा रहा है कि 6% ग्रोथ है हमारी और 7% ग्रोथ है, लेकिन जो पैसा है सारा 80% पैसा जो है वो सिर्फ 40, 50, 60 जो फैमिलीज़ हैं वो काबू करके ही वो ट्रिपल हो गई हैं। और जो कॉमन आदमी है वो बिल्कुल वहाँ पे इस वक्त गरीब से गरीब तर हो गया है। अभी आपने देखा इन्होंने मोदी साहब ने 75 इंटरव्यू दिए अपने इलेक्शन कैंपेन में, लेकिन किसी एक भी जो पत्रकार था, कोई एक भी जो सहाफ़ी था, उसने ये सवाल उनसे फार्मर्स के राइट्स के ऊपर नहीं पूछा। और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि कल परसों आपने देखा कि जो कंगना रनौत थी, जो कंगना रनौत जो एक्ट्रेस भी हैं और बीजेपी की अब वो मेंबर हैं, वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट के एंटर हुई, दिल्ली जा रही थी। और जो सिक्योरिटी कैबिन में जब वो दाखिल हुई तलाशी के लिए, तो वो जो पुलिस वुमेन थी वहाँ पे, सिक्योरिटी ऑफिसर थी, उन्होंने उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारा और उसने कहा कि तुमने जो पंजाबी फार्मर इतने अरसे से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, तुमने उसकी तौहीन की है। क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि ये सारे फार्मर यहाँ 100 रुपया लेके दिहाड़ी में बैठे हुए हैं और ये सारे टेररिस्ट हैं, तो उसके ऊपर उसने जो है वो बात किया। अच्छा, अब अगला ये मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि किस इन्वायरमेंट में इलेक्शन हुए, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि क्यों कहा जा रहा है कि मोदी जो है वो इलेक्शन हार गया और ये इलेक्शन जो है वो एक्चुअली उनकी अपोजिशन जीती। इन्होंने जो IT रूल्स थे उनको चेंज किया, IT रूल्स जो हैं उनको चेंज कर दिया, और जो ऑनलाइन कंटेंट था उसके ऊपर पूरा जो है वो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर दिया। स्पेशली जब कश्मीर में इन्होंने आर्टिकल 370 रिवोक किया, तो उसके बाद उन्होंने तमाम जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर एक एक्शन किया। उसके बाद इन्होंने जो गवर्नमेंट साइट्स थी, जो मसलन जो उनकी सोशल साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ से आप राशन लेते हैं, जहाँ राशन कार्ड थे या बाकी चीज़ें थी, उन साइट्स ने वोटर को मैसेजेस भेजे कि आपने जनाब बीजेपी को वोट देना है और यही सारा सब कुछ है। फिर इन्होंने एक और काम जो इंटरेस्टिंग ये किया कि ये भी अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने जो मुमकिन हो सकता था वो कर लिया। 2019 में राहुल गांधी जो हैं उन्होंने एक जलसे से ख़िताब किया वहाँ पे गुजरात में, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो सारे चोर हैं इनका जो सर नेम है ये मोदी क्यों है। ललित मोदी है, नरेंद्र मोदी है और फिर नरेंद्र मोदी है। ये उन्होंने जलसे से ख़िताब किया और उसके बाद बीजेपी की हुकूमत ने इनको 2 साल के लिए कैद की सज़ा सुना दी डिफेमेशन में कि आपने नरेंद्र मोदी साहब की तौहीन की है। और राहुल गांधी को 2 साल के लिए जो है वो सज़ा भी सुना दी गई और उनकी जो पार्लियामेंट की मेंबरशिप है वो भी सस्पेंड कर दी गई। अच्छा, एक और जो इन्होंने फिर काम किया, वहीदुर रहमान पारा जो कि कश्मीर में एक एक्टिविस्ट थे और वो कोई बहुत प्रो पाकिस्तान नहीं है, वो प्रो मुस्लिम थे। इन्होंने ये किया कि इन्होंने उनकी जो वेबसाइट्स हैं उनका कंप्यूटर हैक किया और उनके कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स रखवा दी, जो कि बाद में रिकवर की, और कहा कि ये पाकिस्तान के लिए काम करता है, और उनको जो है वो जेल भेज दिया। फिर अभी हाल ही में आपने देखा कि 2 चीफ मिनिस्टर्स जो हैं उनको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया गया। केजरीवाल साहब को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। एंटी टेरर लॉज कश्मीर में तो ये बिल्कुल एक रूटीन बन गई है, एंटी टेरर लॉज को इस्तेमाल करना। अपने जो मुखालिफ हैं उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए कांग्रेस का, जैसे मैंने आपको बताया। मीडिया जो था उसको मजल किया। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट नैरेटिव था, ये कह रहे थे मोदी जी कि हम कोई 6-7% से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस में जो इनका नैरेटिव था वो बिल्कुल ये नहीं था। वो ये था कि जी जो हिंदूज़ हैं वो शदीद ख़तरे का शिकार है मुसलमानों से। और ये जो अमित मालविया है, इनकी एक ट्वीट मैं आपको पढ़ दूं। इन्होंने कहा शेयर ऑफ हिंदूज श्रंक 7.8% बिटवीन 1950 एंड 2015 एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रू एट 43%. दिस इज व्हाट डेकेड्स ऑफ कांग्रेस रूल डिड टू अस. लेफ्ट टू देम देयर विल बी नो कंट्री फॉर हिंदूज. उन्होंने कहा जी कि अगर कांग्रेस आ गई ना तो ये मुसलमान ही हिंदुस्तान को डोमिनेट कर देंगे और ये मुसलमानों के लिए जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ बच्चे जो हैं वो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। फिर अगला नैरेटिव उन्होंने ये कहा कि ये आपका मंगलसूत्र जो है वो भी छीन के मुसलमानों को दे देंगे, और यानी आपके से पास जो है कुछ भी जो है वो नहीं बचेगा। और
तीसरा जो नैरेटिव नरेंद्र मोदी ने इसमें कैंपेन में यूज़ किया वो ये दलित्स के लिए यूज़ किया, और उनको कहा कि जो रिजर्वेशंस आपके लिए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के आइन में जो कास्ट शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए रिजर्वेशंस हैं, उन्होंने कहा ये आपसे ले लेंगे और ये मुसलमानों को दे देंगे। और आखिर में उन्होंने जो है ये कहा कि ये पाकिस्तान बैक कर रहा है कांग्रेस को, और मेरी ट्वीट को लेके इन्होंने इतना जो है वो शोर मचा दिया और हर जगह पे कह दिया कि ये हिंदुस्तान को ट्वीट करके। हालांकि पाकिस्तान की हालत ये है, उन्होंने तो हमें 7 महीने के लिए जेल में डाल दिया, और हमारा इस हुकूमत से हमारा क्या लेना देना, और जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। लेकिन उन्होंने बहरहाल इसको यूज़ किया कि पाकिस्तान जो है वो कांग्रेस को बैक कर रहा है। और आज जो सबसे बड़ा नैरेटिव था कि ये शेड्यूल कास्ट के जो रिजर्वेशन हैं ये ख़त्म करके ये दे देंगे इनको मुसलमानों को। तो आज जो पहला दिन है आंध्र प्रदेश में जो हुकूमत जब बनी है उनके अपने अलाइज की, तो उन्होंने सबसे पहले जो 4% जो चंद्राबाबू नायडू है, आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो 4% कोटा रिजर्व कर रहे हैं मुसलमानों के लिए। वो मैं आगे आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि इनका क्या है। फिर जो नैरेटिव इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया वो है कि घुस के हमने मारा है, और घुस के मारने में जो राजनाथ हैं उन्होंने ये कहा कि हमने 20 पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको पाकिस्तान के अंदर हमने घुस के मारा। उन्होंने लिस्ट शेयर की। ये भी एक बड़ी ही दुख और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई रद्द अमल ही नहीं आया। मुझे आप बताइए कि सॉवरेनिटी क्या होगी कि अगर डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का कह रहा है कि वो आके हमें घर इधर पाकिस्तान के अंदर हमने 20 लोग मार दिए हैं, आप इसके ऊपर सिर्फ इंडिया और अमेरिका और कनाडा का रिएक्शन देखिए कि उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए क्या स्टैंड लिया। कनाडा ने तो बिल्कुल उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ही हिंदुस्तान से लोएस्ट स्टेप के ऊपर चले गए हैं, और इवन अमेरिका हैज़ सैंक्शन इंडिया ऑन दिस कि अगर आप हमारे से ताउन नहीं करेंगे, और इंडिया ने अमेरिका की सैंक्शन से डर के अपने बंदे जो हैं वो अमेरिका के हवाले भी कर रहे हैं और उससे डिस्टेंस भी कर रहे हैं कि हमने ये नहीं किया। तो जब तक रियासत अपने शहरियों को इज़्ज़त ही नहीं देगी, अपने शहरियों की ज़िंदगियों को भी उसकी कोई परवाह नहीं होगी, तो कोई उस रियासत की क्या इज़्ज़त होगी। सो राजनाथ के बयान के बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आया, और इसको बड़ा ज़्यादा उन्होंने एक समझिए कि जिस तरह वो गुरीला जो है वो मारता है ना अपने सीने के ऊपर हाथ, इस तरह से बीजेपी ने कहा कि हाँ हमने घुस के मारा। हालांकि ये टेररिस्ट एक्ट है। कभी भी जो रियासत है वो टेररिस्ट एक्ट्स को इस तरह से वो एक उसको हीरोइज्म नहीं बनाती जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, इन लोगों ने उसको बनाया और कहा कि हमने इसको घुस के मारा। हालांकि घुस के मारने की जब एक कोशिश की थी इन्होंने, जो पुलवामा के बाद इंसिडेंट किया था, उसके बाद घुस के तो पाकिस्तान ने मारा था। और हमने जिस तरीके से कश्मीर में और फिर अभिनंदन जो यहाँ पे आए और फिर वो जिस तरह से उनके हवाले हुए, वो हमने घुस के मारा था। और चाइना को जब इन्होंने घुस के मारने की कोशिश की तो लद्दाख में चाइनीज़ आर्मी ने अंदर आके भारतीय फ़ौज की पिटाई की और वो चले गए। तो घुस के मारना इतना आसान नहीं होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा रिएक्शन जो था वो नहीं था। अब ये सारी एक नैरेटिव था इनका जो बीजेपी का। इस नैरेटिव के मुकाबले में कांग्रेस ने क्या नैरेटिव दिया था वो भी मैं ज़रा आपको सुनाना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जो थे उन्होंने क्या बयानिया अपना क्या बनाया इन इलेक्शंस में। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? अंबानी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, नरेंद्र मोदी दिखे, हिंदुस्तान के सारे अरबपति दिखे, किसान दिखा, मजदूर दिखा, बेरोजगार युवा दिखा। आप समझिए ये नरेंद्र मोदी जी 2-3% के लिए काम करते हैं। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है आपके ध्यान को भटकाने का है। टीवी वाले मिले हुए हैं, मीडिया वाले मिले हुए हैं, अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, ये 10-15 लोगों की टीम है और इनका काम आपसे आपका जो जीएसटी का पैसा वो छीनने का है और 24 घंटे आपके ध्यान को इधर उधर करने का। देखो ये औरत को ऐश्वर्या राय नाचती, और देखो भैया अमिताभ बच्चन ने डांस मारा, और देखो भैया विराट कोहली ने चक्कर मारा, देखो पाकिस्तान में लड़ाई हो गई, और देखो चाइना में ये हो रहा है। अगर हिंदुस्तान में किसी में बेरोजगारी है उसके बारे में नहीं बोलेगी, जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है उसके बारे में नहीं बोलेगी, जाति जनगणना उसके बारे में नहीं बोलेगी, किसान की एमएसपी उसके बारे में नहीं बोलेगी। ये नैरेटिव था जिसके ऊपर राहुल गांधी ने इलेक्शन जो है वो अपना लड़ा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के ऊपर। अब वहाँ पे अगर आप देखिए, अभी जो अंबानी की शादी, उनके बेटे की जब शादी हुई तो अभी आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, अंबानी ने अपने बेटे की जो प्री वेडिंग थी यानी शादी से पहले की जो पार्टी की, उसके ऊपर 1.5 अरब रुपया इंडियन खर्च कर दिया।
और पूरी दुनिया से सिंगर्स भी आ गए, तमाशा लग गया। इसी तरह से जो गिदानी हैं उनके जो शेयर्स थे वो इतने ऊपर चले गए। ये जो जिस तरह से अभी इन्होंने राहुल गांधी ने नाम लिए, ये 10-15 लोग थे जो इंडिया की वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं, और यही लोग मोदी को जो है वो बेसिकली पावर कर रहे हैं। अब इन सब ने नैरेटिव बनाया एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान, और कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने नैरेटिव बनाया इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। तो ये जो उनका जो नैरेटिव था, जो इंडियन वोटर को यहाँ पे बड़ा आई मस्ट गिव ऑल एप्रिसिएशन कि उन्होंने ये जो नफरत का नैरेटिव था इसको मुस्तरद किया और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के नैरेटिव को देखा। मसलन मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, फैज़ाबाद जो है, जो कि यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे ही राम मंदिर जो है वो बनाया गया बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके। ये जो हल्का था, इसमें जो बीजेपी है वो लाखों वोटों से इस इलेक्शन को हार गई है, एक बिल्कुल आम से कांग्रेस वर्कर से। और ये वो इलाका था जिसमें एक फैज़ाबाद में राम मंदिर का पूरा शहर बसा दिया गया। यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए जो हैं वो मोदी जी ने जो है वो लगा दिए। और लेकिन क्यों हारे? क्योंकि जब सर्वे इन्होंने किया, जब बात की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा, जो वोटर्स का जो सर्वे आया, उन्होंने कहा कि राम मंदिर सही है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी नहीं है। 27% जो वोटर था फैज़ाबाद का, और जो यहाँ इस इलाके में जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं। सिर्फ 8% वोटर जो था उसने अपनी राम मंदिर के साथ एलिजेंस दी। और इसीलिए जोगी योगेंद्र नाथ जो चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, उन्होंने जिन 10 हलकों में कैंपेन की वो सारे हलके बीजेपी जो है वो हार गई। अब जो अगला जो बुनियादी तौर के ऊपर जिन 4 स्टेट्स ने ये सारा जो पैराडाइम है इसको चेंज किया, उसमें तमिलनाडु है। यहाँ पे डीएमके जो इंडिया अलायंस की पार्टी है वो 39 की 39 सीटें जो है वो जीत गई। वेस्ट बंगाल जहाँ पे ममता बनर्जी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग खातून हैं, उन्होंने बीजेपी जो है उसको रोका और सिर्फ 12 सीटों के ऊपर जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 42 में से। फिर जो सबसे बड़ा झटका लगा मोदी जी को वो लगा उत्तर प्रदेश से, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका 2014 से। अगर आप देखें तो इनकी जो 80 सीटें हैं, 2014 में 71 सीटें 71 सीट्स जो हैं वो बीजेपी जीती थी। फिर बीजेपी 2019 में 80 में से 62 सीट्स जो हैं वो जीती थी, और अब आके समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे उनको इतना धचका दिया है कि सिर्फ 33 सीट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, और 43 सीट्स जो हैं वो समाजवादी पार्टी जीती जो है वो वहाँ पे जीती है। और वहाँ पर जो राहुल गांधी के बुनियादी अलाए हैं वो हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव का जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है बीजेपी से। वो समाजवादी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, और नेहरू इसमें जो राहुल गांधी ने भी जो अपना एक रखा है इमेज रखा है वो सोशलिस्ट इमेज जो है वो रखा है, जहाँ पे वो किसानों की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, मज़दूरों की जो है वो बात करते हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग जो रिस्ट्रिक्ट हुई बीजेपी, वो महाराष्ट्र में रिस्ट्रिक्ट हुई, जहाँ पे सिर्फ जहाँ पे 2019 में उन्होंने 18 सीटें जीती थी, इस बार सिर्फ महाराष्ट्र में 9 सीटें जो है वो जीती। ये जो है महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है, ये काऊ बेल्ट के यानी जो बहुत हिंदू डोमिनेटेड एरियाज़ हैं वहाँ के सबसे तगड़े जो हैं वो इलाके हैं। यहाँ पर एक और जो एडवांटेज हुआ इंडिया अलायंस को वो ये था कि जो मुस्लिम वोटर है वो बहुत भारी तादाद में वोट डालने आया, और उन्होंने इस बार सिर्फ एक ही मकसद रखा था कि हमने मोदी को हराना है। सो जो जहाँ पे मजबूत था उन्होंने उसको वोट दिया, और यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है उसने इसको जो है वो बुनियादी तौर पे हर्ट किया। 2 जगह जहाँ पर अगर वो वहाँ पे चेंज, आई वुड से 3 जगह जहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े सारे और बेहतर होते तो बिल्कुल ही मोदी जो थे उनका बिल्कुल ही तख्ता हो गया था। ये एक दिल्ली में जहाँ केजरीवाल गिरफ्तार हुए और उन्होंने उनके मुखालफों को अपने मुखालफों को कैंपेन नहीं चलाने दी, तो 7 की 7 सीटें बीजेपी जीत गई। बेंगलोर में बीजेपी जीत गई क्योंकि कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है बहुत बड़ा, और 2 जगहों के ऊपर आंध्र प्रदेश और बिहार में जो बीजेपी के अलायज हैं, नीतीश कुमार जो जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं,
और जो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू वो जो हैं वो इलेक्शन जो हैं वो जीत गए, उनके स्टेट के इलेक्शन भी जीत गए और वो जो है उसमें अब आ गए। अब इशू सिर्फ ये है कि इसमें मैं थोड़ा जो है अब कंक्लूजन की तरफ भी थोड़ा जाऊंगा। तो एक इशू ये है कि अभी इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात जो हैं उनका क्या होगा। देखिए अब अगले 15 साल में जो लग रहा है कश्मीर बुनियादी मामला इंडिया पाकिस्तान में रहेगा तो, लेकिन शायद नंबर 1 प्रॉब्लम वाटर प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए कि जो इंडिया बेसिन ट्रीटी है या इंडिया बेसिन का जो एरिया है, सारा जो हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान की और ये जो सिविलाइजेशन है ये हमारी चलती है, इसका सारा सोशो इकोनॉमिक बेस जो है वो इसके ऊपर है, इंडस के ऊपर। सिंध दरिया बहता रहेगा तो ये इलाका सुखी रहेगा। सिंध दरिया जो है वो अगर खुश्क हो गया तो ये पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है ये एक बहुत बड़े क्राइसिस में और बहरान में जो है वो चला जाएगा। लिहाजा जो अनहार्म्ड फ्लो है इस वाटर का, दैट इज की फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। सो रिलेशनशिप विद इंडिया एंड पाकिस्तान has to have an environmental angle and has to have a water angle because this is the key। और इसके अलावा by 2050 जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि इंडस बेसिन जो है उसका पानी का फ्लो, उसकी जो पीक फ्लो टाइमिंग्स हैं और जो वेरिएबिलिटी है फ्लो की वो इतनी तब्दील होगी कि इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में इसके ऊपर बैठना पड़ेगा। अगर एक मुश्तरका जो लाहे अमल है वो बनाना पड़ेगा आपको अपने वाटर को बचाने के लिए, क्योंकि एक इसमें और भी प्रॉब्लम देखिए आ रहा है कि दोनों मुल्कों की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसके नतीजे में जो वाटर शॉर्टेजेस हैं वो रैम्पेंट हो रही हैं और ये और बढ़ती जाएंगी। और जो इलाके हैं जैसे पाकिस्तान में बहावलपुर है, पाकपतन है, हमारा ये लाहौर है, ये इलाके जो हैं ये बहुत बुरी तरह उससे इफ़ेक्ट होंगे। नंदलेस जो और बॉर्डर एरियाज़ हैं वो बुरी तरह इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन इन 5 सालों में प्रॉब्लम ये है कि लग नहीं रहा कि ये कोई मामला बेहतर होगा। वो ख्वाहिश पाकिस्तान की साइड के ऊपर ज़्यादा है। हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये होगी कि मोदी साहब अब अपने नैरेटिव के प्रिजनर हैं। अब उन्होंने उनके जो 2 बुनियादी अलाइज हैं, एक तरफ अमित शाह हैं और अलाइज नहीं, उनकी जो पार्टी के लीडर्स हैं अमित शाह और जो योगी आदित्यनाथ, अब वो उनकी एक अंदरूनी टसल शुरू हो जाएगी मोदी को रिप्लेस करने की। और ये दोनों इस टसल में बीजेपी को एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ाएंगे ये दोनों तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं और इन्होंने मोदी को कहना है कि आप इसको क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वोट तो जो है वो बुनियादी तौर पे इन्हीं जो काओ बेल्ट है उसी से बनता है। सो ये 5 सालों में तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए सोचेंगे। अगला सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो हैं वो 5 साल पूरे कर पाएंगे? बहुत मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह यह है कि मोदी जब चीफ मिनिस्टर भी थे तो वो पूरी मेजॉरिटी के साथ थे, अब जब वो प्राइम मिनिस्टर भी थे तो पूरी मेजॉरिटी के साथ थे। फॉर द फर्स्ट टाइम जो असल हुक्मरानी है वो बीजेपी के हाथ से निकल गई है, नरेंद्र मोदी के हाथ से निकल गई है, वो चली गई है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास। और ये जो 2 लोग हैं इनके पास जो 46 सीट्स हैं, इन्होंने फैसला करना है कि क्या सियासत होगी अगली हिंदुस्तान की और क्या मोदी जो है उसको 5 साल पूरे कराने हैं या नहीं कराने। और लग नहीं रहा कि मोदी में ये सलाहियत है कि वो सारे अलाइंस को साथ लेके चलें। और ये अगर मिड टर्म पोल हो गए, अगर इंडिया अलाइंस ने अपने पत्ते अच्छे खेले और मिड टर्म पोल हो गए तो राहुल गांधी को वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकना मुश्किल होगा। और देखते हैं कि वो आगे जो है वो कैसे जो है वो चलते हैं। यहाँ तक था जी आज का मेरा टॉपिक। बहुत शुक्रिया।